प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो लगभग 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत का एक प्रबल सशक्त सम्राट के रूप में शासन किया। अभी तक जो भी उसके बारे में जानना था हमने उसके पहले 3 वीडियो में देख लिए कि उसके इतिहास जानने के साधन क्या हैं, और उसके पूर्वजों के बारे में हमने देख लिया। उसके पूर्वज कितने विस्तृत साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाए हुए थे, ये देख लिया। इसके भाई के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि राज्यवर्धन द्वितीय किस तरह से मारा जाता है। अब हर्षवर्धन के बारे में प्रारंभ करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छा शासक है, इसे अक्सर पूछा जाता रहता है। इस पर आप बहुत गौर से ध्यान रखना। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन। सबसे पहले इसके प्रारंभिक इतिहास की बात करते हैं। जैसे कि पहले हमने देख लिया, पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, माता यशोमती सती हो जाना, बहनोई ग्रहवर्मा का वध, बहन राजश्री का बंदिनी बन जाना या बंदी गृह में डाल दिया जाना, बड़े भाई राज्यवर्धन के मालव के विरुद्ध कूच कर देने के बाद हर्षवर्धन की जो अवस्था हुई थी, वह मार्मिक वर्णन बाणभट्ट उपस्थित करता है। हर्ष के बारे में बाणभट्ट कहता है कि हर्ष शोक और विपत्ति के उन दिनों में अपना संयम नहीं छोड़ा। अपने झुंड से छूटे हुए किसी हाथी की तरह अकेला वह खोया खोया सा रहता था। वह लगभग 16 वर्ष की अवस्था का था और थानेश्वर के साथ ही कन्नौज की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। कन्नौज यानी बहन का राज्य। ये परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वृद्ध सेनापति सिंहनाद ने परिस्थिति पर काबू पाने के लिए हर्ष को उत्साहित करते हुए कहा, राजा दिवंगत हो गए और गौड़ राज रूपी सर्प ने राज्यवर्धन को डस लिया। अब पृथ्वी को धारण करने के लिए शेषनाग के समान तुम ही शेष रह गए हो। अपनी आरक्षित प्रजा का रक्षा करो, अपने चरण शत्रुओं के मस्तकों पर रखो। अधम गौड़ राज्य को समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा आज ही करो। अब इतनी बात सुनने के बाद उत्साह आता है और वह हर्ष जो है प्रतिज्ञा करता है कि यदि मैं कुछ गिने चुने दिनों के भीतर ही अपने धनुषों की चपलता के कारण उत्तेजित सभी शत्रु राजाओं के पैरों में बेड़ियां डालकर उनकी झंकार से सारी पृथ्वी झंकृत न कर दूं तथा गौड़ देश से उसे यानी पृथ्वी को रहित न कर दूं, तो जलती हुई अग्नि में अपने को पतंग की भांति स्वयं झोंक दूं और जल मरूं। यह प्रतिज्ञा कर लेता है हर्षवर्धन। कुछ गिने चुने दिनों में हम सब शत्रुओं को नष्ट कर देंगे।
अब ग्रह वर्मा के मृत्यु के बाद की स्थिति आती है तो जैसे हर्षचरित में उल्लिखित है कि शशांक द्वारा अपने ही भवन में मारा गया। तो ये अब यहाँ से चलता है आगे कहानी कि राज्यवर्धन के मारे जाने के बाद शशांक का राजनयिक आचरण क्या हुआ, यह कहना कठिन है। डॉक्टर त्रिपाठी का मत है, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में लिखते हैं कि उनके कन्नौज पर अधिकार होने के बाद शत्रु सेना के नायक भंडी का ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट कर देने की नीयत से राजश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कर दिया गया। किंतु हर्षचरित का भंडी के मुँह से यह स्पष्ट कथन है कि राज्यवर्धन की हत्या के बाद गुप्त नामक किसी राज परिवारी व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राजश्री स्वयं कारागृह से भाग गई और विंध्याचल के जंगलों में प्रवेश कर गई। अब यहाँ जो भी हो, इसका मतलब ये है कि कन्नौज पर जहाँ राजश्री का अधिकार था वहाँ किसी गुप्त नामक राजा ने अधिकार कर लिया। यानी अब वह ना तो शशांक के अधिकार में है, गौड़ों के अधिकार में है, न उसके अधिकार में है राज्य श्री के। उसके बहनोई तो मारे ही गए थे, राज्यवर्धन के बाद भी नहीं है। तो ये किसी गुप्त नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और वो जंगल में चली जाती है। अब आगे चलकर राजश्री की खोज करने के बाद हर्ष के परिजनों ने बताया कि गौड़ संभ्रम में राजश्री गुप्त नामक किसी कुलपुत्र द्वारा बचाई गई और कन्नौज से निकाल दी गई। यह अत्यंत संभव है कि उसने स्वयं अपने पूर्वी शत्रु कामरूप के राजा भास्कर बर्मन के भय से अपने राज्य गौड़ को छोड़कर बहुत दूर उत्तर पश्चिम में बढ़ना और कन्नौज पर अधिकार कर लेना राजनीतिक बुद्धिमत्ता की बात नहीं मानी हो, और उसका मित्र रहा हो देवगुप्त जो मारा जा चुका था। तो ऐसी स्थिति में संभव है कोई गुप्त नामक राजा हो जो कब्जा किया हो। अब जो ये सूचनाएं मिलती हैं, इसके बाद हर्षवर्धन दिग्विजय की तैयारी करता है। दुर्भाग्यवश हर्षचरित में उसकी किसी विजय का विवरण नहीं है। इतना जरूर है कि हर्षवर्धन की योजनाएं भारतीय सम्राटों के अनुरूप दिखाई देती हैं। हर्षचरित कहता है, तुषारगिरी और गंधमादक के बीच की दूरी तो कम ही है। उत्साही के लिए तुरुष्पों के विषय केवल एक हाथ के बराबर हैं। पारसिकों का देश एक छोटा सा भूखंड है। शक स्थान केवल शक पद के समान है। प्रतिहारों के अभाव में पार यात्रा देश की विजय केवल मामूली यात्रा से हो सकती है और दक्षिण को शौर्य का शुल्क चुकाकर पाया जा सकता है। अब ये एक तरह से देखें तो ये जो बातें कहता है उससे उसकी सीमाएं दिखाई देती हैं। तुषारगिरी से तात्पर्य है कश्मीर के चोटियों से। गंधमादन सुमेरु के पूर्व में था। तुरुस्क और पारसिक देश कहें तो आधुनिक अफ़गानिस्तान और उसकी उत्तर पश्चिमी सीमाओं से है। शक स्थान सीक स्थान है जो सीस्तान के रूप में है। परयात्र विंध्याचल के पश्चिम के घाटों को छूने वाली पहाड़ियों का प्रदेश।
दक्षिणापथ स्पष्ट ही है, उस पर चालुक्यों का अधिकार था। ये दिखाई देता है उसके बाद की बात। अब कहते हैं बाणभट्ट कहता है कि हर्ष ने एक बड़ी सैनिक तैयारी के बाद कूच किया और प्रथम दिन की यात्रा समाप्त होने के बाद उसे असम, जो उस समय कहते थे प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिष नामक प्रदेश था जो असम आज कहलाता है, प्राग ज्योतिष, वहाँ का जो राजा था भास्कर वर्मा था, उसका एक दूत हंसवेग अपने स्वामी के उपहारों सहित आकर के हर्षवर्धन से मिलता है। कुरंगक, संवादक, कुंतल और अब देखें भंडी, और अब आया है हंसवेग नामक दूत। दूतों का एक क्रम है, ये ध्यान रखना है, आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काम आता है, आपके परीक्षाओं में काम आता है। तो अब कौन सा दूत आता है? हंसवेग। और ये दूत किसका है? भास्कर वर्मा का, जो असम का राजा है, जिसे प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। उसने यानी भास्कर वर्मा की हर्ष से शाश्वत मित्रता का प्रस्ताव किया और दोनों मित्र बन जाते हैं। दोनों का पारस्परिक हित होता है और दोनों मित्र बन जाते हैं। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब हर्षवर्धन अपना पहला कर्तव्य समझता है राजश्री की खोज करना, अपनी बहन की खोज करना। हर्षचरित से पता चलता है कि थानेश्वर से एक बड़ी सेना लेकर के वो चल पड़ता है और सीधे गौड़ राजा शशांक के विरुद्ध नहीं है, बल्कि मार्ग में कहते हैं जब चलता है तो एक भंडी नामक संवादक से सूचना मिलती है। भंडी जो सेनापति था पहले इन्हीं का, अश्वसेना का अध्यक्ष था, सेनापति था, जो राज्यवर्धन के साथ गया था। उस भंडी से मुलाकात होती है और वो राज्यवर्धन द्वारा संपूर्ण जीते हुए प्रदेशों का उल्लेख करता है। उसी ने यह सूचना दी कि राजश्री बंधनागार से मुक्त होकर अपने सभी परिजनों के साथ विंध्य के जंगलों में समा गई, जहां उसे खोजने के लिए अनेक दूत भेजे गए, किंतु कोई नहीं लौटा। भंडी की सूचना पर हर्ष यह कर्तव्य मानता है कि पहले बहन की खोज करे। गंगा के किनारे कहीं अपनी सेनाओं को रोक देता है और कन्नौज में शशांक के विरुद्ध न बढ़कर विंध्य की ओर चलता है और उसे खोजने के लिए निकलता है। यद्यपि हर्षचरित में शशांक नहीं बल्कि गुप्त नामक किसी राजा के द्वारा अधिकार कर लिया गया माना जाता है, फिर भी यहाँ ध्यान देने की बात है कि छद्मपूर्ण व्यक्ति के द्वारा अधिकृत रहते राजश्री के प्रति अपने सारे स्नेह के होते हुए भी अपनी सेनाओं को ऐसे ही छोड़ देना और जंगल में चला जाना खोजने के लिए बिना हिचक, यह एक उचित नहीं दिखाई देता। हर्षचरित से पता चलता है कि काफ़ी दूर जाकर के राजश्री की खोज आरंभ की और उसी समय इसके बहनोई ग्रह वर्मा के बचपन के मित्र थे दिवाकर मित्र, उनसे भेंट हो जाती है। वो बौद्ध बन गए थे और उनकी सहायता से राजश्री को खोज लेता है और खोजने के बाद वह पहुंचता है। तो जब राजश्री को खोजता हुआ उसके पास पहुंचता है तो वो चिता में प्रवेश करने जा रही थी। उसे रोकता है हर्षवर्धन। तब वो कहती है कि मैं भिक्षुड़ी बन जाऊंगी
लेकिन हर्षवर्धन और दिवाकर मित्र, जो इसके पति के मित्र थे, दिवाकर मित्र पति के साथी, और भाई के समझाने बुझाने पर उसने जो वह विचार भी त्याग दिया, और हर्ष ने उसकी सांत्वना में कुछ दिन दिवाकर मित्र के आश्रम में ही बिताए। अब यहाँ हर्षचरित में यह नहीं पता चलता कि इसके बाद आगे क्या काम करता है हर्षवर्धन, क्योंकि चरित्र ग्रंथों की विशेषता है जहाँ पर राजश्री या राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है वहीं पर उसे रोक दिया जाता है। तो यहाँ राजश्री की खोज तक की बात आ जाती है। अब कन्नौज की गद्दी की बात आ जाती है, और यहाँ ध्यान रखना है कि जब हर्षचरित राजश्री के मिलने के बाद ही लिखना बंद होता है, तो वहाँ उसके आगे की जो कहानी है वो CU से ज्ञात होता, ह्वेनसांग, CU, इनसे हमें पता चलता है कि ये कहते हैं कि इस समय जबकि वो राजश्री प्राप्त हो जाती है, राजश्री गद्दी पर बैठना नहीं चाहती, उसके मंत्री आते हैं और प्रजा आती है, और मंत्री और राज कर्मचारी सब प्रस्ताव रखते हैं हर्ष को राजा होने के लिए। लेकिन हर्ष कहता है कि किसी देश के शासन को चलाना उसका दायित्व का काम है, राजा होने से पहले ही विचार करना होता है। मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, किंतु राज्यभार को अस्वीकार करके मैं जनता का हित नहीं कर सकता, मुझे सबकी राय माननी चाहिए और अपनी कमी का ध्यान नहीं करना चाहिए। और वो कहता है कि गंगा के किनारे बोधिसत्व की मूर्ति है जिसमें आध्यात्मिक चमत्कार के कारण अनेक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, मैं वहाँ जाकर आज्ञा लूँगा, यानी उस बोधिसत्व से ही पूछ करके मैं शासन संभालूँगा। बोधिसत्व ने हर्ष को इस शर्त के साथ शासन संभालने की आज्ञा दी कि वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा और महाराजा की पदवी भी नहीं धारण करेगा। यहाँ ध्यान रखें, बोधिसत्व कहते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएं, यानी जो जीवित निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। तो इस तरह बोधिसत्व से पूछते हैं, बड़े संत के रूप में हम मान सकते हैं, बौद्धों के बड़े संतों को, उनसे आज्ञा लेता है और वो आज्ञा देते हैं कि जाकर के वहाँ शासन करो। ये आज्ञा ले लेता है और उसके बाद फिर ये सम्राट बनता है। ह्वेनसांग ने हर्ष को सर्वदा कन्नौज के सम्राट के रूप में ही देखा था, इसलिए भ्रमवश शायद उसने यह समझ लिया कि उसके भाई राज्यवर्धन और पिता प्रभाकर वर्धन भी वहीं से राज्य करते थे। संभवतः इसी कारण वह गद्दी खाली होने की बात करता है, तो वह थानेश्वर का कोई उल्लेख नहीं करता। ध्यान रखना है, वो कन्नौज का राजा बताता है, क्योंकि कन्नौज पर हर्षवर्धन राज्य कर रहा, वहाँ से बहन की राजधानी से। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ये हमेशा यहीं कहता है कन्नौज का राजा, जब थानेश्वर का राजा इस था शुरू में, और थानेश्वर ही वास्तव में इसका राज्य था, वहीं से राज्य कर रहा था। तो जो भी है, अब वहाँ से वह अधिकार होने के बाद राज्य करना चालू कर देता है और शासनभार संभाल लेता है। हर्ष का कन्नौज पर राज्याधिकार की तिथि 606 ईस्वी मानी जाती है और वही वर्ष माना जाता है कि ये शासन करने का इसका चालू होता है। और शासन करने के उपलक्ष्य में एक संवत चालू किया था जिसे हर्ष संवत कहा गया। उस समय से हर्ष ने थानेश्वर को त्याग कर कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली, जो उस बीजगीसु सम्राट के लिए अपेक्षाकृत अधिक केंद्र स्तरीय और महत्वपूर्ण नगर था। ये अब यहाँ से राज्य करना चालू कर देता है। इसके बाद इसकी विजय यात्रा चालू होती है। इसकी विजय की यात्रा का वर्णन अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।
देखते रहिए अगले वीडियो को, जिससे हर्ष के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें, इतिहास जानकारी हो सके। धन्यवाद।